नमस्कार। आज हम मुंबई में होने वाले एक बहुत बड़े वार्षिक आयोजन की तैयारियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये आयोजन है 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, जो दादर स्थित चैत्य भूमि पर होता है। हमारे पास ना 30 अक्टूबर 2025 को हुई एक अहम योजना बैठक के कुछ नोट्स हैं। जी हाँ, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। हर साल इस दिन लाखों लोग, मतलब पूरे देश से, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने चैत्य भूमि आते हैं। हाँ, लाखों की संख्या में। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने, रहने, उनकी सुविधाओं का इंतजाम करना, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है हर साल। आज हम इसी योजना बैठक में जो बातें उठी, जो जरूरतें बताई गईं, सुझाव आए और कुछ पिछली कमियों पर भी बात करेंगे जो हमें इन नोट से पता चली हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? मतलब असल मकसद क्या था इसका? देखिए, ये बैठक हुई थी गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को दादर के जी नॉर्थ वार्ड ऑफिस में। अच्छा। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सकपाले साहिब। अच्छा। इसमें महानगर पालिका मतलब बीएमसी के कई विभागों के अधिकारी थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, बेस्ट रेलवे के प्रतिनिधि भी थे और हाँ, सबसे अहम भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि और दूसरे कई सामाजिक संगठन भी शामिल थे। असल में बैठक का जो मुख्य लक्ष्य था वो था 6 दिसंबर के आसपास, यानी आप समझ लीजिए करीब 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो लाखों अनुयायी आते हैं, उनके लिए जरूरी सेवा सुविधाओं की प्लानिंग करना और सारी एजेंसियों के बीच एक तालमेल बिठाना। लाखों लोग? हाँ। और वो भी पूरे एक हफ्ते तक? हाँ। ये तो सही में बहुत ही बड़ा आयोजन है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, इनकी क्या भूमिका रहती है? और नोट्स में इनका जिक्र काफी अहमियत से है। हाँ, देखिए, उनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसा कि बैठक में महासभा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं भिकाजी कामले जी, उन्होंने बताया भी कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो लाखों लोग चैत्य भूमि आते हैं, उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, मतलब लाइनों में लगाकर दर्शन कराने का जिम्मा वो मुख्य रूप से महासभा ही संभालती है। अच्छा, ये काम महासभा करती हैं? हाँ, और ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत अनुभव चाहिए इसके लिए। तो अपने इसी जमीनी अनुभव के आधार पर उन्होंने अनुयायियों की सहूलियत के लिए कई ठोस और व्यवहारिक सुझाव इस बैठक में रखे थे। समझ गया। तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं की बात कर लेते हैं। घंटों लाइन में लगना पड़ता है लोगों को, उनके आराम के लिए क्या सोचा गया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था। बैठक में बताया गया कि चैत्य भूमि से जो लाइन शुरू होती है वो कभी कभी वर्ली नाका तक पहुंच जाती है। कई किलोमीटर? हाँ, कई किलोमीटर की दूरी है ये। और इस पूरी लाइन में लगकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने तक पहुंचने में लोगों को कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। अरे बाप रे, 4-5 घंटे? अब सोचिए, इतने लंबे समय तक खड़े रहना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये दिखाता है कि अनुयायियों के लिए ये श्रद्धांजलि कितनी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसीलिए एक अहम सुझाव ये था कि मुंबई महानगर पालिका जो है वो अच्छी क्वालिटी की बेंचेस का, मतलब बैठने की जगहों का पर्याप्त इंतजाम करे, ताकि लाइन में लगे लोग कुछ देर बैठ सकें, थोड़ा आराम कर सकें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। 4-5 घंटे खड़े रहना तो मतलब, और आजकल मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी तेज धूप निकल आती है, कभी अचानक बारिश हो जाती है। इस पर भी कुछ बात हुई? बिल्कुल हुई। इसी अनिश्चितता को ध्यान में रखकर ही बात उठी थी। आजकल हम देख ही रहे हैं, बेमौसम बरसात तो आम हो गई है। हाँ, आजकल कुछ भी हो जाता है। दिसंबर में भी ऐसा हो सकता है। तो सुझाव दिया गया कि चैत्य भूमि से लेकर वल्ली नाका तक, मतलब जहां तक लाइन जाती है, पूरे रास्ते पर वाटरप्रूफ शेड लगाया जाए। पूरे रास्ते पर? हाँ, पूरे रास्ते पर। इससे जो अनुयायी हैं उनको अचानक होने वाली बारिश या फिर तेज धूप, दोनों से बचाव मिलेगा और थोड़ी राहत रहेगी। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अच्छा, व्यवस्था की बात चल रही है तो नोट्स में एक और दिलचस्प चीज सामने आई, व्यवस्था की सीमाओं को लेकर। अच्छा। ऐसा लगा कि मनपा की जिम्मेदारी शायद एक जगह आके खत्म हो जाती है। हाँ, ये एक तरह की आप कह सकते हैं प्रशासनिक उलझन है जो जमीनी हकीकत से टकराती है। बैठक में यह अनुभव साझा
साझा किया गया कि अक्सर बीएमसी जो है वो चैत्य भूमि से लेकर सिद्धि विनायक मंदिर तक तो इंतजाम करती है, लेकिन उसके आगे मतलब वर्ली नाका तक उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दिखती। अच्छा, ऐसा क्यों? वजह ये बताई जाती है कि सिद्धि विनायक मंदिर के आगे का जो इलाका है वो शायद अगले वार्ड की सीमा में आता है। ओहो, वार्ड का चक्कर। हाँ, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। अब अनुयायियों की कतार तो वार्ड की सीमा देखकर नहीं लगती। सही बात है। इसलिए सुझाव दिया गया कि भाई अगर ये सीमा का ही मसला है तो अगली बार से उस संबंधित वार्ड के अधिकारियों को भी इन बैठकों में बुलाया जाए। हाँ, ये जरूरी है। और उन्हें भी अपनी सीमा में जरूरी इंतजाम करने के साफ निर्देश दिए जाएं। ये तो बिल्कुल सही समन्वय का मुद्दा है। अच्छा, सीमाओं की बात हुई, लेकिन पिछले साल के अनुभव से एक और मुद्दा जुड़ा था, खासकर सुरक्षा को लेकर अंधेरे का। नोट्स में जिक्र है इसका? हाँ, ये एक गंभीर शिकायत थी। बताया गया कि पिछले साल सिद्धि विनायक मंदिर से वर्ली नाका तक का जो रास्ता था वहां रात में पर्याप्त रोशनी नहीं थी। अंधेरा था। हाँ, अंधेरे में इतनी लंबी कतार को संभालना और लोगों का सुरक्षित चलना दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। जाहिर है। इसलिए इस साल साफ तौर पर यह मांग रखी गई है कि वर्ली नाका तक पूरे रास्ते पर अच्छी और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि रात के समय भी लोगों को कोई परेशानी ना हो। और स्वच्छता? इतने बड़े जमावड़े में ये तो हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रहती होगी। मोबाइल टॉयलेट्स के बारे में क्या सुझाव आए? मोबाइल टॉयलेट्स का इंतजाम बीएमसी करती तो है, लेकिन बैठक में कहा गया कि उनकी संख्या अक्सर कम पड़ जाती है। अच्छा। लाखों लोगों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में मोबाइल टॉयलेट्स लगाने का सुझाव दिया गया, लेकिन सिर्फ संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। हाँ, और क्या? एक और जरूरी बात उठाई गई, उनकी सफाई की। अनुभव ये रहा है कि शुरू के 1-2 दिन तो सफाई ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे आयोजन आगे बढ़ता है, खासकर आखिरी दिनों में सफाई पर ध्यान कम हो जाता है। ओहो, ये तो दिक्कत है। इससे भयानक दुर्गंध फैलती है जो न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि वहां आए अनुयायियों के लिए एक तरह से अपमानजनक भी है। बिल्कुल। इसलिए इस पर खास जोर दिया गया कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पूरे हफ्ते लगातार और नियमित रूप से इन टॉयलेट्स की अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए। ये तो हुई प्रशासन की जिम्मेदारियां, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, ये खुद भी तो बड़े पैमाने पर तैयारी करती होगी। बिल्कुल, उनका अपना प्रबंधन तंत्र बहुत मजबूत है। बैठक में ये जानकारी दी गई कि महासभा ने हाल ही में अपनी आंतरिक बैठकें पूरी की हैं। 1 से 7 दिसंबर तक व्यवस्था को संभालने के लिए महासभा की तरफ से 5000 स्वयंसेवक और 500 व्यवस्थापक तैनात किए जाएंगे। 5000? हाँ, 5000 स्वयंसेवक। इनके अलावा अनुशासन बनाए रखने के लिए 5000 समता सैनिक भी रहेंगे। समता सैनिक? जी, ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते हैं। इनमें उनके अधिकारी भी शामिल होंगे। इन सभी को उनकी ड्यूटी के आदेश और पहचान पत्र मतलब आई कार्ड वो भी जारी कर दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक प्रयास है। 5000 स्वयंसेवक, 500 व्यवस्थापक, 5000 समता सैनिक, ये तो जबरदस्त तैयारी है भाई। जी, इसी संदर्भ में उन्होंने मनपा और दूसरे संगठनों से खास अपील भी की है ना? क्या थी वो? हाँ, उन्होंने एक अनुरोध किया जो समन्वय से जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन से। उनका कहना था कि चूंकि महासभा ने अपने स्वयंसेवकों और व्यवस्थापकों की पूरी योजना बना ली है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और उनकी भूमिकाएं तय कर दी हैं, इसलिए मनपा या अन्य संगठन अपने लोगों को उनकी व्यवस्था के बीच में न डालें। अच्छा, मतलब इंटरफेयर ना करें। हाँ, एक तरह से उनका कहना था कि इससे उनकी बनाई हुई व्यवस्था में दखल अंदाजी होती है, भ्रम पैदा होता है और काम में बाधा आती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ भी समन्वय बैठकें होती है और पुलिस विभाग भी 6 दिसंबर के लिए उनके नियोजन की प्लानिंग की सराहना करता है। ये दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना व्यवस्थित है। ये समन्वय के लिहाज से तो समझ आता है, लेकिन क्या इससे दूसरी एजेंसियों जैसे मनपा है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में कोई दिक्कत आ सकती है, या ये सिर्फ जमीनी स्तर पर काम के दोहराव से बचने के लिए है? देखिए, शायद ये मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर भ्रम और दोहराव से बचने के लिए ही है। उनका तर्क ये है कि जब एक ही संस्था जिसने पूरी योजना बनाई है कतार प्रबंधन जैसे काम को नियंत्रित करती है तो वो ज्यादा सुचारू रूप से होता है। विभिन्न एजेंसियों के हस्तक्षेप से समन्वय बिगड़ सकता है और संभावित अव्यवस्था हो सकती है।
लक्ष्य यही है कि लाखों लोगों की भीड़ का प्रबंधन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो। समझ गया। अच्छा, कुछ और व्यवहारिक मांगे भी थी, जैसे ट्रैफिक और खास तौर पर पुस्तक स्टॉल्स को लेकर। ये क्या मामला है? हाँ, ट्रैफिक को लेकर सुझाव था कि 5 दिसंबर से ही सिद्धि विनायक मंदिर से आगे का रास्ता आम गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाए। 5 दिसंबर से ही? हाँ, ताकि अनुयायियों की कतारों और पैदल चलने वालों को ज्यादा जगह मिले और सुरक्षा भी बढ़े। ठीक है। और जहां तक पुस्तक स्टॉल्स की बात है, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं है, ये इस आयोजन की एक पहचान, एक आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। पुस्तक स्टॉल्स इतने अहम क्यों हैं और उनमें क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए, बैठक में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जो हैं, वो मूल रूप से एक प्रबुद्ध और पाठक वर्ग है। बाबा साहेब ने खुद शिक्षा और ज्ञान पर कितना जोर दिया था। हाँ, बिल्कुल। इसी परंपरा को निभाते हुए इस अवसर पर चैत्य भूमि के आसपास बड़ी संख्या में किताबों के स्टॉल लगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ करोड़ों रुपए की किताबें बिकती है। करोड़ों की? हाँ, देश के कोने कोने से आया लगभग हर अनुयायी यहाँ से किताबें जरूर खरीदता है। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि वैचारिक आदान प्रदान का भी एक बड़ा मौका होता है। समस्या ये बताई गई कि मनपा अक्सर 7 दिसंबर की सुबह ही इन स्टॉल्स को हटाने लगती है। जल्दी हटा देते हैं? हाँ, बहुत जल्दी। इससे क्या होता है कि भारतीय बौद्ध महासभा के वो पदाधिकारी जो आखिरी तक व्यवस्था में लगे रहते और वो अनुयायी जो थोड़ा देर से पहुंचते हैं, उन्हें किताबें खरीदने का मौका ही नहीं मिल पाता। हाँ, ये तो गलत है। इसलिए जोर देकर अनुरोध किया गया कि पुस्तक स्टॉल्स को 7 दिसंबर की शाम 6 बजे तक लगे रहने दिया हाँ, जाए। शाम 6 बजे तक। ये तो बहुत जरूरी बात है। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू है इसका। जी बिल्कुल। अच्छा, खाने पीने के इंतजाम और कचरे के प्रबंधन के बारे में भी कुछ सुझाव थे? हाँ, बताया गया कि कई सामाजिक और धार्मिक संगठन अपनी तरफ से अनुयायियों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। हाँ, वो दिखता है। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक तरह से सामुदायिक सेवा और एकजुटता का भी प्रतीक है। तो सुझाव दिया गया कि उन संगठनों के जो भोजन वितरण वाले वाहन होते हैं, उनको खड़ा करने और सामान रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह दी जाए, ताकि वे बिना बाधा के अपना सेवा कार्य कर सके। साथ ही जाहिर है कि इतने लोगों के जमा होने पर कचरा भी बहुत होता है, इसलिए पूरे इलाके में ज्यादा संख्या में कूड़ेदान मतलब डस्टबिन रखने का अनुरोध किया गया, ताकि साफ सफाई बनी रहे। हाँ, ताकि साफ सफाई बनाए रखने में मदद मिले और गंदगी ना फैले। ये अच्छी बात है कि हर पहलू पर सोचा जा रहा है और सिर्फ इस साल के लिए नहीं, बल्कि आगे के लिए भी सुधार की बात हुई। बिल्कुल। एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी सुझाव ये आया कि 6 दिसंबर का कार्यक्रम खत्म होने के करीब 1 हफ्ते बाद फिर से इसी तरह की एक समीक्षा बैठक रखी जाए, रिव्यू मीटिंग। अच्छा, फीडबैक के लिए? हाँ, इस बैठक में इस साल के आयोजन के दौरान जो भी कमियां रहीं, जो दिक्कतें आईं या जो कुछ अच्छा हुआ, उन सब पर खुलकर चर्चा हो। इससे सबक लेकर अगले साल के महापरिनिर्वाण दिवस के लिए और भी बेहतर योजना बनाई जा सकती है। ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये जानना जरूरी है कि ये सारे सुझाव जो बिकाजी कामले जी ने रखे, क्या ये सिर्फ उनके या महासभा के विचार थे, या इनका दायरा और बड़ा था? नहीं, भिकाजी कामले जी ने बैठक के अंत में ये साफ किया कि ये सुझाव सिर्फ उनके निजी या केवल महासभा के नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सुझाव बाबा साहब के तीनों पोतों एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय आनंदराज अम्बेडकर जी की तरफ से हैं। अच्छा, तीनों पोतों की तरफ से? जी, उन्होंने इन तीनों की ओर से ही इन सुझावों को प्रशासन के सामने रखा था और अंत में उन्होंने यही उम्मीद जताई कि प्रशासन इन सभी सुझावों पर गंभीरता से गौर करेगा और इन्हें लागू करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इस चर्चा से कुछ खास बातें उभर कर आती हैं। हाँ, क्या हैं वो मुख्य बातें? पहली, कि इतने बड़े पैमाने पर कई दिनों तक चलने वाले आयोजन को संभालना कितना जटिल, कितना कॉम्प्लेक्स काम है। इसमें लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, स्वच्छता और अनगिनत एजेंसियों के बीच तालमेल सब शामिल है। दूसरी बात, अनुयायियों के आराम, उनकी सहूलियत और उनके सम्मान पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो बैठने की जगह हो, धूप बारिश से बचाव का इंतजाम हो या साफ टॉयलेट्स की मांग हो। सही। तीसरी, सरकारी एजेंसियों और भारतीय बौद्ध महासभा जैसे स्वयंसेवी समूहों के बीच प्रभावी समन्वय कितना जरूरी है,
ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले बिना किसी गड़बड़ी के। और चौथी, इस आयोजन का वो अनोखा सांस्कृतिक और बौद्धिक पहलू, जैसा कि पुस्तक स्टॉल्स के महत्व से जाहिर होता है, ये इसे सिर्फ एक भीड़ या श्रद्धांजलि सभा से कहीं ज्यादा बनाता है। ये ज्ञान और विचारों का भी संगम है। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर कितनी बारीकी से योजना बनानी पड़ती है, और ये भी कि कैसे पिछले अनुभवों से सीखकर लगातार सुधार की गुंजाइश तलाशी जा रही है। ये मांगे हवा हवाई नहीं है, बल्कि बहुत ठोस और व्यवहारिक हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि अनुयायियों का डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं, खासकर पढ़ने लिखने और ज्ञान अर्जित करने पर कितना जोर है। हाँ, पुस्तक स्टॉल्स वाली बात से ये साफ है। जी, तो क्या भविष्य में तकनीक या आधुनिक लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल सिर्फ भौतिक इंतजामों को, मतलब जैसे कतार, शेड, टॉयलेट, इनको बेहतर बनाने के लिए ही किया जा सकता है, या फिर इस जमावड़े के बौद्धिक और ज्ञान संबंधी पहलू को और समृद्ध करने के लिए भी? आप कहना चाह रही हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विचारों के आदान प्रदान के लिए भी हो सकता है? हाँ, क्या डिजिटल माध्यमों से या किसी और नए तरीके से बाबा साहब के विचारों और संबंधित साहित्य तक पहुंच को और आसान बनाया जा सकता है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो इस अवसर पर इकट्ठा होते हैं? इस पर आगे सोचा जा सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। खैर, इस विस्तृत जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।